नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस की, जिस पर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आपको याद होगा 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया है। कल ही दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आरिस खान को दोषी करार दिया। अदालत ने आरिस खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया है। आरिस को सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। बहरहाल अब पुराने बयानों का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से आज मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। सलमान खुर्शीद के बयान की याद दिलाते हुए रविशंकर प्रसाद ने पूछा, आरिस खान दोषी करार दिया गया है तो क्या अब भी सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या फिर नहीं? केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी को भी घेरा और पूछा, क्या वो अब सियासत छोड़ेंगी? यानी बाटला हाउस के सहारे बीजेपी बंगाल में ममता को घेरने की तैयारी में है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की क्या अब बोलती बंद? और बंगाल चुनाव में क्या चलेगा बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा? इसी पर आज राष्ट्र की बात में होगी बहस। पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद ने आज कैसे कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष को घेरा। आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। दिग्विजय सिंह तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इशू बनाया था, यूपी के चुनाव में इशू बनाया था। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको याद होगा देश की राजधानी में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में। उसके बाद 19 सितंबर 2008 को इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद, इन दोनों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था और इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के मोहन चंद शर्मा उस एनकाउंटर में शहीद हो गए। दरअसल पुलिस को टिप मिली थी कि बाटला हाउस के L18 उस बिल्डिंग का नंबर था, उसमें फ्लैट नंबर 108, यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के नेतृत्व में वहां पर रेड डालती है 19 सितंबर 2008, करीब 13 साल पहले, 12-13 साल पहले। जैसे ही फ्लैट पर रेड डाली जाती है, फ्लैट के अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, कोर्ट ने भी बाद में उस पर सवाल उठाया था, और वो शहीद हो गए। लेकिन उस एनकाउंटर में, जवाबी फायर में जो दिल्ली पुलिस ने की, 2 आतंकी मारे गए थे, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद। लेकिन एक आतंकी वहां से भाग निकला था और उसी का नाम है आरिस खान उर्फ जुनैद। भागने के बाद उसे बरसों बाद नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा गया था और नेपाल के उस बॉर्डर के पास से पकड़े जाने के बाद बरसों मुकदमा चला और उसके बाद अब जाकर देखिए इस आतंकी को सजा सुनाई गई है और सजा भी गंभीर धाराओं में है। और सजा सुनाने के बाद या सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने क्या कहा, यह भी बड़ा दिलचस्प है सुनना। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव यह फैसला सुनाते हुए कहते हैं, द एविडेंस adduced on record by the prosecution leaves no matter of doubt that the prosecution has proved the case beyond all reasonable doubt and that the accused is liable to be convicted। यानी आतंकी आरिस खान ने यह कारनामा किया है, यह अपराध किया है। प्रोसिक्यूशन ने, दिल्ली पुलिस ने यह साबित कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक। और यह भी साबित हो गया है, ये जज साहब कह रहे हैं, ये वो पढ़ के बता रहा हूं मैं। It has been proved that the accused Aris Khan managed to escape during the shootout। यानी जज साहब के मुताबिक यह भी साबित हो गया है कि शूटआउट के समय आरिस खान वहां से भाग गया था और उसके बाद कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी नहीं आया, उसे फरार घोषित कर दिया गया और इसीलिए अब
उसे धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 आईपीसी का और आर्म्स एक्ट का 27, धारा 27, इन सब के तहत दोषी करार दिया जाता है। अब जो शुरू में मैंने आपको रविशंकर प्रसाद का बयान सुनाया, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी आज हमलावर क्यों है, क्योंकि कोर्ट का फैसला पूरी तरह से दिल्ली पुलिस और बीजेपी के साथ है, क्योंकि बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने, बहुत से नेताओं ने इस बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए तब से लगातार कई बरसों तक इस पर सवाल उठाए थे। तो क्या आज उन सबकी बोलती बंद होगी? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, जो सीधे कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता में मोर्चा संभाले हुए हैं राजीव जेटली। और बंगाल में देख लीजिए, आज मुद्दा बनाया जा रहा है इसको ममता के खिलाफ। कांग्रेस से साधना भारती मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं, साधना भारती को। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साहब प्रेसिडेंट हैं AIII के, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। लगातार मौलाना साजिद रशीदी बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे, उसे फर्जी बताते रहे, और आज भी क्या मानना है उनका एक सेकंड भी पता लगेगा आपको। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखता हूं। मेरे साथ वेद भूषण जुड़ गए हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और ईशानी शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एडवोकेट हैं और इस केस को बहुत करीब से उन्होंने फॉलो भी किया। आप सभी का स्वागत। राजीव जेटली, आपसे शुरू कर रहा हूं। राजीव जेटली, जाहिर है, देखिए, कोर्ट का फैसला आएगा और आपको लगेगा कि आपका स्टैंड विंडिकेट होता है, आपका स्टैंड सही साबित होता है, तो आप विपक्ष को घेरेंगे, ठीक है। लेकिन इसे बंगाल में क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप? कहां बंगाल, कहां दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर? मानक भाई, आपने जज साहब ने जो बात आईओ को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कही है, उसकी तरफ गौर किया क्या? उन्होंने कहा कि शहीद मोहनचंद शर्मा जी को कितना मुआवजा दिया जाए और उस मुआवजे की कितनी राशि आरिस खान से ली जाए, जो आतंकवादी है। जिस आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी जी को आंसू बहाने पड़ते थे सलमान खुर्शीद जी के हिसाब से, जिस आतंकवादी के ऊपर ये कहा गया था दीदी द्वारा, बुआ जी द्वारा, कि अगर वो साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, जिस आतंकवादी के लिए एक मंच के ऊपर खड़े होकर केजरीवाल, बुआ जी, सोनिया जी, ये सभी लोग कहते थे कि ये फेक एनकाउंटर है। केजरीवाल कब उस कहते थे? आतंकवादी क्या केजरीवाल जी ने भी कहा था? मुझे याद नहीं है राजीव जेटली, क्या केजरीवाल जी ने भी कहा था? मुझे याद नहीं। मुझे याद है, लेकिन हाँ, मुझे याद है। लेकिन उस आतंकवादी को किस तरीके से आरिस खान से मुआवजा लेकर के दिया जाए, ये जज साहब ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि यह मुआवजा इन सभी लोगों को देना चाहिए, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो वही लोग जिन जिन लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उंगली उठाई थी। आज पूरे देश ने देखा कैसे आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन करते हैं ये लोग। जिस व्यक्ति ने यूपी में, जयपुर में, अहमदाबाद में अलग अलग जगह बम धमाके किए, और जिस व्यक्ति ने, जिस आतंकवादी ने हमारे एक इंस्पेक्टर को शहीद किया, उस आतंकवादी के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे खड़े होकर यह दावा कर रही थी कि अगर यह साबित हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आज राजनीति छोड़ने का दिन है, कल नॉमिनेशन भरने का दिन नहीं है। नॉमिनेशन दीदी भरने से पहले जवाब दो पश्चिम बंगाल की जनता को कि क्यों आपने आतंकवादियों का साथ दिया। क्या लगता है आपको, कौन सा वोट ऐसा है जो आतंकवादियों को साथ देकर के आपको मिलने वाला है? क्यों सोनिया गांधी जी ने अपने आंसू बहाए? कितना रोई, कितना नहीं रोई, ये तो मैं नहीं जानता हूं। सलमान खुर्शीद जानते होंगे, बड़े बड़े नेता जानते होंगे, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते ना, हमारी रीच है ना मानक जी आपकी रीच है। हाँ। जब रोता हुआ व्यक्ति होता है वो क्लोज लोगों के सामने ही रोता है, जो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या बहुत प्रिय होते हैं उनके सामने रोता है। हमें नहीं पता कितना रोई होंगी वो, लेकिन रोई किसके लिए आप सोचिए, जिसको आज जज साहब ने आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि यही वो व्यक्ति है जिसने मोहनचंद शर्मा जी को शहीद किया था, यही वो व्यक्ति है। तो आज जवाब तो बनता है। ओके साधना भारती, ओके साधना भारती, दीदी जवाब दे पूरे देश को। साधना भारती, क्या आपको पछतावा है सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के उन बयानों पर? दिग्विजय सिंह तो आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। आदरणीय मानक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के आजादी के आंदोलन में भी शहादत दी, जिनके नेताओं ने, और आतंकवाद से लड़ते लड़ते
ये ना भूले कि इंदिरा जी और राजीव जी ने अपनी जान गंवाई इस देश को सांप्रदायिकता के तांडव से बचाने के लिए। सोनिया जी ने पीएम की कुर्सी ठुकराई है। तो ये जो आतंकवाद के आरोपियों को संसद भवन में बिठाते फिरते हैं, इनसे तो हमें देशभक्ति का प्रमाण नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि ये कह रहे हैं आतंकवादियों का साथ देने का काम, पीडीपी के साथ इन्होंने गोदी में बैठ के कितने आतंकवादियों को सरकारी नौकरी मुआवजा देने का काम किया, ये खुद जानते होंगे राजीव जेटली जी। नहीं जानते तो पहले पता भाई सोनिया जी क्यों रोई थी, इसका जवाब तो दे दो, हम तो वो पूछ रहे हैं। मत बोले राजीव जी, सोनिया जी क्यों रोई थी? सलमान खुर्शीद जी ने क्यों बोला सोनिया ना राजीव जेटली एक सेकंड बोलने दीजिए। ना राजीव जेटली बोलने दीजिए। राजीव जेटली एक सेकंड। ना एक सेकंड। ना दिस इज नॉट फेयर। राजीव जेटली नॉट फेयर। नहीं राजीव जेटली आपकी बात सबने सुनी ना, आपको भी सुनना चाहिए। आप बोलिए साधना भारती बोलिए। आप झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरा नक्शा बांटते हैं, वो सुन लिया मैंने, अब मेरी बात भी होने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 के अंदर जो पहला आरोपी था, 2013 में किसकी सरकार थी, क्या सजा नहीं हुई? और कोर्ट के वर्डिक्ट पर एक प्रेस वार्ता करके सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सबको रखिए स्क्रीन पर। इस पर अगर प्रेस वार्ता करनी है तो करे ना, डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी है, प्रेस वार्ता करनी है तो करे ना कि एलपीजी सीएनजी पीएनजी सब महंगा कर दिया। और आज के देश की जनता का हाल ये है कि मोदी राज में बहुत दुखी है। सोनिया जी इस बात से नहीं रोई, डीजल महंगा, पेट्रोल आतंकवादी के मारे जाने पर रोई थी। अरे कंगालों, इसलिए आतंकवादी के मारे जाने पर जो आंसू बहे थे उसका जवाब मांग रही है। राजीव जेटली एक सेकंड। राजीव जेटली एक सेकंड। देख लिए, एक बात सुनिए राजीव जी, बात रही आतंकवाद की, तो आतंकवाद के आरोपियों को आपने संसद में बिठाने का आप रोइए, हम नहीं मना कर रहे हैं। मैं तो जवाब पूछना चाहता हूँ भाईपों से, पीसी भाई को हमारे बंगाल में। ना एक सेकंड। मैं चाहता हूं दर्शक जरा सुने। एक मिनट राजीव जेटली एक सेकंड। राजीव जेटली एक सेकंड। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं। साधना भारती, आपने बीजेपी पर पलटवार, साधना एक सेकंड, आपने बीजेपी पर पलटवार किया, मैंने आपको पूरा समय दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके सारे के सारे पॉइंट्स राजीव जेटली ने भी सुने, पैनलिस्ट ने भी सुने, सब दर्शकों ने सुने। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैं कह रहा हूं, क्या आपको सलमान खुर्शीद के बयान पर पछतावा है? क्या आपको दिग्विजय सिंह के बयानों पर पछतावा है आज? क्योंकि आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं वो। नहीं, आपने मानक जी ये दो बयान जरूर बता दिए। ये बयान आपने क्यों नहीं बताया कि हमारे समय में गृह मंत्री ने इसी एनकाउंटर को जेन्युइन नहीं बताया था? क्या बताया था? क्या पी चिदम्बरम जी ने ये नहीं कहा था कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है? इस बात को हम मानते हैं। तो किसी व्यक्ति ने भी, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं, उस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन चिदम्बरम जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। को जेन्युइन माना है। और आतंकवाद जो भी है, आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता। आतंकवाद का आरोप में अगर सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी कोर्ट अगर वर्डिक्ट देता है तो उस पर बहस का कोई नहीं रहता। हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, और न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दे दिया उस पर प्रश्न क्यों? 2013 में जब हमारी बहुत बढ़िया। ना ठीक है, ये ठीक है, ओके, ऑल राइट। एक सेकंड ओके साधना, ना एक मिनट, एक सेकंड राजीव जेटली, एक सेकंड दूंगा मौका, सबको दूंगा, लेकिन साधना भारती बहुत बढ़िया। मैं दाद दे रहा हूं आपकी, एक मिनट रुकिए ना राजीव जेटली, एक सेकंड। मैं बस एक चीज क्लियर कर दूं जरा। साधना भारती ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया साफ साफ। वो कह रही है अगर इंडिविजुअल कोई निजी अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बयान देता है, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तब भी यही मानना था कि वो आतंकवादी थे, वो एनकाउंटर सही था, और आज भी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं बात। 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। राजीव जेटली हर महिला को सुपर्णखा मानते हैं क्या? पता दीजिए। ओके, एक मिनट राजीव जेटली, अब बोलिए, अब बोलिए राजीव जेटली। साधना एक सेकंड, साधना एक करके, वन बाय वन। सिर्फ राजीव जेटली को स्क्रीन पर लाइए, सिर्फ राजीव जेटली बोलेंगे। बोलिए राजीव जेटली, बोलिए। इन्होंने कहा चिदम्बरम साहब ने कहा था कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है। याद करिए मानक भाई, प्रेस में सामने आए थे अंडर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था इशरत जहां के केस में मेरे पर दबाव बनाया गया गृह मंत्री चिदम्बरम साहब द्वारा, और कहा गया कि इशरत जहां को शहीद डिक्लेयर किया जाए, इशरत जहां को आतंकवादी ना बताया जाए। अंडर सेक्रेटरी ने आकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जिस होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने अपने गृह मंत्री पर इल्जाम लगाया था, एक तरफ वो आंसू बहा रही और एक तरफ प्रेशर बना रहे हैं गृह मंत्री की, आप जो आतंकवादी हैं उनको आतंकवादी डिक्लेयर मत कीजिए, शहादत दीजिए उन्हें। नहीं, दो अलग अलग केस हैं, के लिए लड़ रहे हैं, दो अलग अलग केस हैं, आतंकवादियों को शहादत दिलवाना चाहते हैं। दो अलग अलग केस हैं, आप दो केस को मिला रहे हैं। और जाहिर है इस तरह से अफसर अपने मंत्रियों, अपने सरकारों के खिलाफ अक्सर बोलते हैं कि उनका रवैया कैसा रहता था। हाँ, अच्छा, ऑल राइट, ओके। साधना भारती क्विक रिस्पॉन्स दे दीजिए, चलिए बोलिए साधना भारती, जवाब दे दीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ, इनकी सरकार और इनके जितने घटक दल है, किसानों के आंदोलन पे तो सब भागते फिर रहे हैं इधर से उधर।
तो ये क्या किस तरह की बात करते हैं? थोड़ा पढ़ के आया पे भी आ जाओगे, पानी पे भी आ जाओगे, नलके पे भी आ जाओगे, पेट्रोल पे भी आ जाओगे, डीजल पे भी आ जाओगे, लेकिन आतंकवादी के लिए आंसू बहाते रहोगे और सरकारी अधिकारियों पे दबाव बनाते रहोगे कि इन्हें शहीद डिक्लेयर किया जाए। में सदस्य बनाया तो हमें इनसे ना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें इस मुद्दे पे जो बोलना है हमारे अरे भैया कोई सर्टिफिकेट तुम्हें दे भी नहीं सकता, सजा हुई, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तुम्हारा सर्टिफिकेट दे दिया जनता ने। आप प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हो भाई? बातें करो ना, प्रेस वार्ता, डीजल पेट्रोल महंगाई आपके हाथ पे लिख दिया गया है, हम आतंकवादियों के समर्थक हैं, आपके हाथ पे लिख दिया गया है। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, ओके, अब मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी और हम डिटेल में जाएं इस केस के। मौलाना रशीदी लगातार सवाल उठाते रहे। मौलाना रशीदी, आप शर्मिंदा हैं क्या आज? कल से बल्कि, क्योंकि कल यह फैसला आया था। 2013 में भी हालांकि इस केस में कन्विक्शन हो चुका है कुछ लोगों का, लेकिन क्या आप शर्मिंदा हैं क्योंकि आपका स्टैंड गलत हो गया? मौलाना रशीदी, देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं मानक भाई, हम तो कांग्रेस की कार्रवाई से भी शर्मिंदा हैं और बीजेपी की कार्रवाई से भी शर्मिंदा हैं। आपको पता होगा ये इंडियन मुजाहिदीन नामी तंजीम का नाम किसने दिया था और कहां से आया था, आज तक न तो इसके हेड ऑफिस का पता है, न इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पता है। इसका बड़ा कौन है, कौन इसको चला रहा है, कहां से ये चलाई जा रही है, कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक तंजीम है जिसके नाम पर मुस्लिम बच्चों को उठाया जा रहा है और सजाएं उनको दी जा रही हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। सजा नहीं कहूंगा मैं, यातनाएं दी जा रही हैं। उनको 10-10 साल और 15-15 साल जेल में रखा जा रहा है। आपको याद होगा, इसी के साथ साथ, इस केस के साथ साथ आतिफ और साजिद की मौत का मामला भी था। 2013 में जो दो चीजों की तफ्तीश हुई, जो फैसला आया था 2013 में, उसमें भी आतिफ और साजिद को कैसे मारा गया, ये इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी और ना अभी तक उसकी जानकारी, ना उस पर कोई बात हो रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है। उसके बारे में कुछ लोगों ने ये मामला उठाया था कि बाकायदा एक जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया था, नहीं माना था। तो हमारे लिए तो कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, सब बराबर हैं। हमें इस डिटेल में नहीं जाना है, हमारे लिए सब बराबर हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जहां तक जुर्म का सवाल है, अगर कोई मुजरिम है तो सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जो सवाल उठा था कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जो गोली लगी थी वो कहां लगी थी, उसका एंगल क्या था, वो सवाल आज भी है, कल भी था और मैं समझता हूं कि रहेगा। मौलाना साहब, इसका कोई जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। आपको तो अगर जिस आतंकी ने मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी वो भी आकर आपके सामने खड़ा होकर बोल देना हाँ मैंने ऐसे मारी थी, आप तब भी नहीं मानेंगे। अरे कोर्ट से ऊपर कौन होता है? कोर्ट ने जब अपना फैसला बता दिया सारी दलीलें सुनने के बाद, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कौन से एंगल से गोली चली थी, कौन इस एंगल से गोली लगी थी। और 2013 के जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं वो फैसला मैंने भी पढ़ा है मौलाना साहब, लोग भूल गए होंगे हमारे दर्शक, उनको बता दूं फिर भी। 2013 में एडिशनल सेशंस जज राजेंद्र कुमार ने यह फैसला दिया था 25 जुलाई 2013 को। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे गुस्सा आता है, यह कोई सडन कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, पुलिस को टिप मिली थी, वहां पर रेड डाली गई और यह फैसला है, फैसले में लिखा है रेड डाली गई। पुलिस के रेड डालने वाले जो कर्मी थे उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हुआ था, दो के पास हथियार तक नहीं थे, इसके बावजूद अंदर से गोली चली। उस फ्लैट में जो लोग थे उनको गोली चलाने का कोई हक नहीं था मौलाना साहब। ये 2013 का वो जजमेंट है जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं। मानक जी सुनिए, मानक जी सुनिए, एनएचआरसी ने बाकायदा आतिफ और साजिद के मामले को उठाया था, आपको भी याद होगा। डॉक्टर मनीषा सेठी जो समाजी कारकुन हैं और एनएचआरसी के लिए काम करती हैं, आपको याद होगा उनका सवाल है बाकायदा, दवाई को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो चीज आज भी दर्ज है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। अरे तो आप कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए मौलाना साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कोर्ट का आदेश पढ़िए जरा, अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा हटाइए। नहीं, अरे सुन, कोर्ट का फैसला पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा है। भाई मेरे भाई, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैं वो चीजें बता रहा हूं जिनकी तरफ से नजर हटाकर
दूसरी चीजों को सामने लाया जाता है। अब दिल्ली दंगों में देख लीजिए, ताहिर के मामले में ताहिर को बाकायदा दिल्ली पुलिस ने उसके घर से लिया, उसके घर से हटाया पुलिस ने, और उसके हटते ही वहां एसिड भी चला गया, उसके हटते ही वहां गोला बारूद भी चला गया। एक सेकंड, दो चीजों को मिक्स मत करिए। एक सेकंड, पहला एक सेकंड मेरी गुजारिश है, एक सेकंड मौलाना साहब, दो चीजों को मिक्स मत करिए। आतंकवाद की एक घटना, उसके बाद हुआ इनकाउंटर, उसको दंगों से मिक्स मत करिए। और जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो बिल्कुल मत करिए, कोर्ट का फैसला आने के बाद तो बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल, अरे कैसे भाई, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा करने का हक नहीं है क्या मुझे? आप मुझे बताइए, हक नहीं आप है? कोर्ट पर फैसला, कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा। आप दिल्ली पुलिस पर नहीं कर रहे हैं। मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली कहां लगी थी, कैसे लगी थी, इसकी जांच अब तक नहीं हुई। आतिफ और साजिद कैसे मारे गए, इसकी जांच अब तक नहीं हुई, कोई फैसला उनके बारे में नहीं आया। ताहिर के घर एसिड कहां से आया, उस पर वेदभूषण बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष और ईशानी। वेदभूषण बोलिए। जब पुलिस ने मानक चंद, वेदभूषण बोलिए। मानक गुप्ता जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज का दिन दो चीजों की निश्चित अनुभूति है। एक तो एक वेदभूषण की आवाज नहीं आ रही है, संपर्क टूट गया। ईशानी आप बताएंगे, ईशानी, क्योंकि आपने केस बड़ा क्लोजली फॉलो किया है। साजिद रशीदी कह रहे हैं ना तो एमसी शर्मा को गोली कैसे लगी उसकी जांच हुई इस केस में, और ना ही दो आतंकी वो जो मारे गए वो कैसे मारे गए। ईशानी, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली ये पूछना चाहूंगी कि अगर मोहन शर्मा जी को गोली कैसे लगी इसकी जांच नहीं हुई है तो आरिफ खान को किस संदर्भ को कन्विक्ट किया गया है? उनको मोहन शर्मा जी को के मर्डर के अपराध में ही कन्विक्ट एग्जैक्टली 302 में उन्हें 302 में कन्विक्ट किया गया। उसमें 302 शामिल है, अटेम्प्ट टू मर्डर शामिल है, एक पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी से रोकने के लिए फोर्स का उपयोग शामिल है, और हमें आज का दिन मोहन शर्मा जी की शहादत को रिस्पेक्ट करने का, उनके जस्टिस, उनको उनका ड्यू मिला, इस बात का आदर करने का, आदर पूर्वक न्यायालय की वर्डिक्ट के सामने अपना सर झुकाने का दिन है। बिल्कुल सही है। आशुतोष, क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए क्या हमेशा के लिए, इस पर जो सियासी विवाद और जो भी सवाल हैं? आशुतोष मानक, मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर थोड़ा विस्तार से बात करने की जरूरत है। ये साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए, क्या उनको भारत के संविधान में, भारत की अदालत में, भारत की न्यायपालिका में उनको यकीन है या यकीन नहीं है? क्योंकि दो बातें एक साथ नहीं कह सकते। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया, फैसला तो अदालत ने दिया है। अगर अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत कोई ऐसा तो है नहीं कि उसने, दिल्ली पुलिस ने कुछ भी कहा, कोई भी विटनेस खड़ा कर दिया और उसके बाद वो फैसला दे देगी। तो मुझे लगता है कि साजिद रशीदी साहब जैसे लोगों को फिलहाल ये इस बात को समझना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी थियरी में जाने का कोई मतलब नहीं होता है, और जब आप कॉन्स्पिरेसी थियरी में जाते हैं तो आप अपनी समाज और अपनी कौम के खिलाफ दरअसल काम कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक ये याद आ गया है कि ममता बनर्जी इसमें माफी मांगे, तो ये इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव बुरी तरीके से हार रही है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि बटला हाउस को उठा के पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अपने आप में हास्यास्पद स्थिति इन्होंने पैदा की है। जहां तक बटला हाउस का मामला है, बटला हाउस के मसले पर बिल्कुल स्पष्ट था, कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ सरकार का पक्ष था, पी चिदम्बरम था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दिग्विजय सिंह बटला हाउस के लोगों को, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास लेकर गए थे। मनमोहन सिंह ने उनके तमाम प्रयास के बावजूद उस पूरे मसले की दोबारा जांच करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद जैसे लोग ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे, और यही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी का ये बुरा हाल है। तो मैं रशीदी साहब से भी कहूंगा कि कृपया करके सच्चाई को स्वीकार करें, और भारतीय जनता पार्टी इसको पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी तो लोग हंसेंगे इसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी को सजा मिल चुकी है, इसलिए उस पर इस वक्त टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले मौलाना रशीदी आप जवाब दीजिए। आपको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, न्यायिक व्यवस्था में यकीन नहीं है क्या, जो कोर्ट के फैसले के बावजूद आप सवाल उठा रहे हैं? मानक जी, आशुतोष जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं।
मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए, क्या कोर्ट ने अपने जज से इसकी इंक्वायरी कराई है या पुलिस की जांच पर फैसला हुआ है? अगर पुलिस की जांच पर हुआ है तो मुझे पूरा हक है इस पर बोलने का। मौलाना साहब, किसी भी अपराध की जांच जज साहब थोड़े करते हैं, ग्राउंड पर जज थोड़े जाते हैं, सबूत जज थोड़े जुटाते हैं, गवाह जज थोड़े जुटाते हैं। जज का काम क्या होता है? सबूतों को देखना, गवाहों को देखना, और अगर कहीं गलत सबूत, गलत गवाह दिखे तो वहां पुलिस को, सरकार को लताड़ भी लगाना है। आपको पुलिस क्या करती है? मैंने ताहिर का एग्जांपल दिया है आपको। मानक रशीदी साहब का शायद। हाँ, आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बोलिए आशुतोष, बोलिए। हाँ बोलिए। मानक देखिए, हाँ, मैं फिर यह कह दूं कि रशीदी साहब दरअसल अपने समाज के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। ये जिस ताहिर की बात कर रहे हैं, ताहिर को मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। ताहिर आम आदमी पार्टी में था, तो कृपया करके उस मसले को अलग करें। हाँ। अगर आपको हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन नहीं है, अगर आपको भारत की अदालत पे यकीन नहीं है, अगर आपको भारत के जज पर यकीन नहीं है, आप ऊपर अपील करें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहां अपील करें। लेकिन अगर आप ये कहें क्या जज ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया, तो आप भारत की न्यायपालिका को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो मैं भी जानता हूं कि मुझे अपील करने का हक है, और मैं इसकी निंदा करता हूं रशीदी साहब। अरे आशुतोष जी, ये तो हमें भी पता है। बयान अपने आप, आपका ये बयान निहायत आप निंदा कीजिए, आपको हक है। आप निंदा कीजिए, आपको हक है पूरा। दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुझे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बात करने का अधिकार नहीं है? एक मिनट रशीदी साहब, क्या मुझे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बात करने का अधिकार नहीं है? ये मुझे संविधान अधिकार नहीं देता क्या? एक मिनट रशीदी साहब, मैंने क्या कहा? आपने सुना ही नहीं कि जिस वक्त ताहिर को डिटेन किया गया, दिल्ली पुलिस डिटेन करके लाई, उसकी छत पर कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके वहां से आने के बाद उसकी छत पर सारी सामग्री आ गई। क्या आपने पहले दिन की उसकी तस्वीरें नहीं देखी? मौलाना साहब, एक सेकंड में, मैं लगातार कह रहा हूं, हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना बंद करिए। दंगों की जांच को आतंकवाद के एक मामले की जांच से मत जोड़िए मौलाना रशीदी। नहीं, मुझे बताइए, आतंकवादी घटना के बाद हुआ इनकाउंटर और दिल्ली दंगे दो अलग अलग चीजें हैं। घूम रहा है, एक तरफ आप कहते हैं आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, और फिर आतंकवाद की घटना को भी धर्म के चश्मे से खुद देखने लगते हैं। मानक, बोलिए आशुतोष, क्या मैं जवाब देता हूं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? मानक, दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ते ही फौरन क्यों नहीं? आशुतोष बोलिए, आशुतोष क्या कह रहे हैं? अगले दिन क्यों सारी चीजें सामने आई? मौलाना साहब एक सेकंड सुनिए जरा, मौलाना साहब सुनिए। हाँ आशुतोष बोलिए। रशीदी साहब, अगर यहाँ पे ताहिर के मसले पर बहस करना चाहते तो उस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन यहां बहस ताहिर के मसले पे नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत ही निंदनीय बयान दिया। उन्होंने कहा क्या जज साहब ने खुद इसकी जांच कराई है क्या? इस देश में शायद उनको पता नहीं है कि जांच करने की एजेंसी अलग होती है। जज साहब जो है दोनों पक्षों को सुनते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से वकील होते हैं, लंबी चीरफाड़ होती है, और उसके बाद जज साहब को अगर लगता है कि यह फैसला दिया जाना, तब फैसला देते हैं। आज वो भारत के संविधान को, न्यायपालिका को, अदालत की पद्धति को, आपको जानकारी नहीं है। जंतर मंतर पर लोगों ने भूख हड़ताल की थी, जंतर मंतर पर लोगों ने धरने दिए थे और बाकायदा मांग की थी कि एक जज से इंक्वायरी की जाए, लेकिन इंक्वायरी नहीं कराई गई। कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। आपकी जानकारी में शायद नहीं है, आप कुछ चीजें भूल रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लोगों ने बाकायदा इसकी मांग की थी कि जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। यकीन नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। आशुतोष एक सेकंड स्क्रीन को ऐसे ही रखिएगा, स्क्रीन पर लाइए जरा आशुतोष को और मौलाना रशीदी को स्क्रीन पर लाइए। मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब आपको पूरा अधिकार है। रुकिए ना मौलाना साहब, एक सेकंड सुनिए तो सही, मैं आप ही की बात को जरा स्पष्ट कर रहा हूं। आशुतोष, मौलाना साहब कह रहे हैं कि न्यायिक जांच, वो अक्सर हमारे यहां होता है ना, एक केस की न्यायिक जांच करवा लीजिए, रिटायर्ड जज से करवा लीजिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, ये उस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की मांगे हुई है आशुतोष, इसमें कोई शक नहीं है, वो मांगे हुई है। लेकिन जिस घटना की जांच हमारी दिल्ली पुलिस, राजधानी की पुलिस, अरे सुनिए तो सही मौलाना साहब एक सेकंड, ऐसे तो कल को आप देश में हर छोटे बड़े अपराध की न्यायिक जांच करवाने लग जाएगी। हमारा सिस्टम और हमारी प्रक्रिया क्या है? जांच एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जांच करती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो आतंकवादियों से डील करता है, उसने जांच की, सबूत और गवाह जुटाए, और सैकड़ों गवाह थे, हजारों सबूत थे। चार्जशीट इतनी लंबी है मौलाना साहब, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा फिर कि जांच कितनी डिटेल में हुई है। और जैसा ईशानी बता रही थी, मर्डर के लिए भी कन्विक्शन हुआ है आरिस खान का। जवाब देंगे क्या राजीव जेटली? आशुतोष कह रहे हैं बंगाल हार रहे हैं, इसीलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं बाटला हाउस का बंगाल में।
मानक जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपसे कहा था टीएमसी के प्रवक्ता नहीं बुलाया आपने बताया नहीं था आशुतोष जी बैठने वाले, और उन्होंने ये निर्धारित भी कर दिया है कि टीएमसी जीत रही है या कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। दूसरी बात है, राशिद अलवी जी और आशुतोष जी लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? दोनों का एक ही वोटर है, वो दोनों एक ही वोटर को अपील कर रहे हैं, वो दोनों एक ही वोटर से कह रहे हैं कि आप दीदी को वोट कीजिए या कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए या ओवैसी साहब को वोट कीजिए या फिर दूसरी ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वोट कीजिए जिनका सीधा सीधा प्यार मोहब्बत और जो लगाव है वो आतंकवादियों के साथ बना होता है। नहीं। तो आप देखिए बचाव में नहीं, आप आशुतोष पर यह आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और उनके बयान से ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता। एक पार्टी के प्रवक्ता के अलावा कोई नहीं कह सकता किसी राजनीतिक पार्टी को कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आपने सीधा सीधा बोल दिया कि आप हार रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली का मसला बंगाल में क्यों उठा रहे हैं? हाँ, आप ये बात करिए। हाँ, हमने आपसे एक ही बात कही, न्यायालय का निर्णय आया है जिसको आशुतोष जी कह रहे हैं कि आपको संविधान की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए, मौलाना साहब को कह रहे हैं। हाँ। दूसरी बात ये साथ में रख रहे हैं कि आप इसको बंगाल से जोड़ के क्यों देख रहे हैं। दूसरी बात ये साथ में रख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि ममता दीदी ने अब खुले तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि अगर ये फेक एनकाउंटर निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजन दे रहे हैं। वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, अभी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कंडक्ट नहीं किया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, काउंटिंग नहीं हुआ, इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। तो ये एक जो इमेच्योर राजनीतिक पार्टी का इमेच्योर प्रवक्ता होता है वो ऐसी बयानबाजी करता है। लेकिन अगर इतने बड़े समझदार व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं क्या नाम दूंगा? पार्टी का प्रवक्ता का ही नाम दूंगा। आशुतोष भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बोलिए आशुतोष, बोलिए। उसके बाद आ रहा हूं वेदभूषण, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ आशुतोष, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवक्ता ये बात कहता है तो इमेच्योर बात होती है। हाँ। लेकिन वो खुद ही समझ रहे हैं कि मैं एक बहुत ही समझदार आदमी हूं और अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो उनको मेरी बात को गंभीरता के साथ नहीं, मैंने पार्टी के प्रवक्ता की संज्ञा दी। आप समझदार थे, लेकिन मैंने आज आपको एक पार्टी के इमेच्योर प्रवक्ता की संज्ञा दी है। देखिए, 2007 का मामला है, अदालत का फैसला आया हुआ है, चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है और आप वहां बटला हाउस लेके जा रहे हैं। अरे भाई, आप बिजली का आप कहिए ना कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमले के आशुतोष एक सेकंड, राजीव जेटली एक मिनट रुकिएगा। आशुतोष, राजीव जेटली एक सेकंड, राजीव एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। आशुतोष, अगर ममता बनर्जी ने कोई पुराना बयान, जब वो टीएमसी की अध्यक्षा थी और वहां पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी, उस समय दिल्ली में आकर सभा करके इस तरह का बयान दिया हो तो बीजेपी तो याद दिलाएगी, उसमें गलत क्या है? पुराने बयान याद दिलाए जाएंगे, दिलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी पुराने बयान निकाल कर चलाए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं। तो चुनाव में इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, गलत क्या है इसमें? बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर देश के कानून मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या क्या मुद्दे हैं। मैं कानून मंत्री की बात कर रहा हूं। Okay. मैं अगर जेटली साहब अगर कोई बात कहते तो बात अलग है। Okay. लेकिन कल अगर आप अगर मानक भाई इसका जवाब दे दूं, मैं अभी चैलेंज करता हूं, मानक भाई, ये आशुतोष जी को बोलिए, टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, पेशेंस रखिए। अच्छा, मौका दे दूंगा राजीव आपको मौका दे दूंगा, तो लीजिए क्या कह रहे हैं, मौका दे रहा हूं आपको। राजीव जेटली, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आप बोलते हैं मैं आपको नहीं टोकता हूं। राजीव, मैं मौका दे रहा हूं, इसके बाद दे रहा हूं मौका। एक मिनट आशु बात कर लें अपनी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, बोलिए आशु। देखिए, अब दिक्कत कहां पे? भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंक को धर्म के चश्मे से देखती है। इनको बलवंत सिंह राजोवाना पे पिछले 7 साल तक अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। प्रज्ञा सिंह को ये सांसद बना देते हैं। कर्नल पुरोहित जब बाहर आता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोई आरिस खान का नाम आता है तो उस पर ये फौरन मेरा कहना है, आतंकवादी होता है ना, वो हिंदू होता है ना, मुसलमान होता है ना, सिख होता है ना, पारसी होता है ना, यहूदी होता है। ओके, अब बोलिए राजीव जेटली। वेदभूषण आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए राजीव जेटली, बोलिए। ये कह रहे हैं मुद्दों की कमी है। मैं मानक भाई, आपकी अगर टीम यहां न्यूज 24 में आ रही हो और मैं आपको दावा करता हूं इस बात का, आशुतोष जी भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, नॉर्मल एक व्यक्ति के तौर पर या 100 गज का प्लॉट लेके मकान बना के दिखा दे और उसके बाद बोले मुद्दों का अभाव है,
यहां पर तो मकान बनाने के लिए, ईंट खरीदने के लिए, बजरी खरीदने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए जो कमीशन जाता है वो सीधा भतीजे को जाता है। आप बता रहे मुद्दों की कमी है? अरे पश्चिम बंगाल में आके तो देखिए हालात पता चल जाएंगे आपको यहाँ पर किस तरीके के हालात है। आप दिल्ली में बैठ के आप प्रवक्ता बन सकते हैं टीएमसी के, लेकिन पश्चिम बंगाल में बैठ के अगर हालात देखेंगे तो आपके मुंह से फिर जवाब नहीं निकलेगी। अरे आप भी आ गई बीच में, आपकी मम्मी चुप हो गई है कि अभी रोते रोते? अरे अब मम्मी अभी रो रही है, बताइए ना, आप बीच में मत बोलिए, पहले मम्मी को चुप कराइए। मम्मी रो रही है, मम्मी को चुप कराइए। आज तो और ज्यादा रो रही होगी, आज तो और भी ज्यादा रो रही होगी, क्योंकि आज निर्णय आ गया है, जजमेंट आ चुकी है। पहले मम्मी को चुप कराइए, उसके बाद कोई बात करिएगा। अब बात केवल इतनी। एक सेकंड वेदभूषण को लाइए जरा, एक मिनट साधना भारती, एक सेकंड एक करके मैं सुनना चाहता हूं सबको, ताकि दर्शकों को पता लगे हर पैनलिस्ट का साफ साफ स्टैंड क्या है। वेदभूषण बोलिए, आपका संपर्क पहले टूट गया था। वेदभूषण, क्या आज उन सब लोगों की बोलती बंद हो जानी चाहिए जो इस पर सवाल उठा रहे थे इस एनकाउंटर पर? मानक जी, आज बहुत दुख का दिन है। एक शहीद की मौत के ऊपर जो चैनल के ऊपर बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। रशीदी साहब तो कोर्ट पर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पूरा ट्रायल होने के बाद में अभी उनको हेल्थ गिल्टी किया गया है। उन जज साहब को फांसी की सजा देने का अधिकार है। ध्यान से सुने, रशीदी साहब जिनका आतिफ और साजिद इनका नाम ले रहे थे, आप चार्जशीट जाके देखिए, क्योंकि आप तैयारी के साथ नहीं आते, केवल अपनी बात को और तरीके से और किसी बात पर पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, केवल आप टीवी पर कहने के लिए आते हैं, आप तैयार होकर नहीं आते हैं। अभी जो आसिफ खान की जो सजा हुई है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। यदि आपको किसी को दुख है, दर्द है, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। टीवी चैनल पर बैठकर रोने से सजा माफ नहीं होगी। ये कन्विक्शन का केस है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक कमेटी बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। आप दिल्ली पुलिस पर सवाल पैदा कर रहे हैं, आप अदालत के ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए चैनल पर। या आप इस देश के साथ हैं? आप कहां की पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए अपने इन बयानों पर। आपको खेद व्यक्त करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के सामने। आप केवल मुस्लिम के नुमाइंदे नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अपने दिमाग से बिल्कुल गलत फहमी है जो आपको निकाल दीजिए। आप ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दिल्ली पुलिस, आज संतुष्टि का दिन है। उनकी पत्नी के आंसुओं को देखिए, जिनकी पत्नी गई है। जो आतिफ और साजिद मारे गए थे, आप दोबारा चार्जशीट देखिए। वो एनकाउंटर के अंदर, काउंटर एनकाउंटर के अंदर उनको गोली लगी थी। वो कोई शहीद नहीं थे, वो उग्रवादी थे। उनका संबंध इंडियन मुजाहिदीन से था। ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। पूरी दुनिया के सामने आप गूगल करके देखिए, तैयारी करके आगे आया कीजिए, समझ के बोला कीजिए। बोलिए मौलाना रशीदी। मौलाना रशीदी जो वेदभूषण कह रहे हैं, खुद दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है। राजनीति ना करें। हाँ, वेदभूषण दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और वो कह रहे हैं एमसी शर्मा, मोहन चंद्र शर्मा की पत्नी के आंसू आपको दिखते नहीं है क्या? क्या आप भी तो दिल्ली में ही रहते हैं ना मौलाना साहब? दिल्ली में ही रहते हैं ना आप? और वही दिल्ली पुलिस आपकी भी सुरक्षा करती है। मैं बोलता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं ना? एमसी शर्मा की पत्नी के प्रति, उसके आंसुओं के प्रति, उस परिवार के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या मौलाना साहब? बच्चों के साथ खड़े मौलाना जी। उनके आंसू भी नजर आते हैं जो 15 साल जेल में रहने के बाद। अरे सुनिए वेदभूषण जी, सुनिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में। हमें उनके भी आंसू नजर आते हैं जो बच्चे 15 साल जेल में जिंदगी। अरे सुनिए यार, एक मिनट, ये क्या तरीका है बीच में बोलने का भाई? अब तो चुप रहिए, मैं बोल क्या हूँ आपकी बात का जो जवाब बच्चे 15 साल और 20 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, दिल्ली पुलिस उनको क्या देती है? आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस क्या उनको कंपनसेशन देती है? मौलाना साहब आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। साधना भारती, एक मिनट। साधना भारती, बीजेपी ने तो अब ममता बनर्जी पर निशाना साध लिया और आपको भी घेर रही है बंगाल में, दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पे। अगर वहां आप जगह जगह बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, आप बंगाल में क्या कहेंगे इसके जवाब में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इसी को मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इन्हें पता है बाकी जगह तो ये खुद गिरे पड़े हैं। ये बात करें ना, मुद्दा ये कह रहे थे अभी राजीव जेटली जी, मुद्दों का अभाव नहीं है, ये सच बोल रहे हैं। बिल्कुल देश में मुद्दों का अभाव ही नहीं है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, महंगी ईंट की बात कर रहे थे। इनके शासन में अभी कौन सी सस्ती है ईंट? और मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये बहुत कह रहे थे मैच्योर और मैच्योर, तो मैच्योर कौन है? जो तड़ीपार रह चुके हैं वो, या ये भाजपा ही जो कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को
सरकारी घर और मुआवजे के पक्ष धर रहे हैं, ये लोग मैच्योर है क्या? या ये मैच्योर है जो 15 से 20 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, गंगा जी साफ हो जाएगी? अच्छा साधना एक सेकंड, साधना मैच्योरिटी है क्या? ओके साधना, मैच्योरिटी समझे मानव जी। ओके साधना, क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए क्या? बाटला हाउस एनकाउंटर पर जो ये विवाद हुए हैं, क्या अब ये खत्म हो जाने चाहिए क्या? ये शब्द मानव जी आपके मैं उपयोग कर रही हूँ। आपने कहा कोर्ट से ऊपर कौन है, सही बात है ना। कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, और जब वर्डिक्ट दे दिया एक बार तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इनसे पूछिए ना, ये बताए ना इस बात पर कि डीजल पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं 33 रुपए 31 रुपए, ये कब वापस लेंगे? ये बताएं कि एलपीजी जो बोलिए राजीव जेटली, असल मुद्दों से भाग रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, राजीव जेटली क्लोजिंग कमेंट। असल मुद्दों से भाग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं आप। ममता दीदी पर भी आप वही टीएमसी पर मुस्लिम पार्टी की छाप लगाना चाहते हैं जो अक्सर आप कांग्रेस पर लगाते हैं बंगाल में। मोहनचंद शर्मा जी की पत्नी देख रही होंगी तो कैसा उनको लग रहा होगा। ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता बोल रही है कि मेरे पति जो शहीद हुए, उनकी शहादत पर उंगली उठाने वाले आज उस मुद्दे से भाग रहे हैं। अभी तक वो चुप बैठी होंगी, उन्हें लगता होगा ये राजनीतिक पार्टी है, जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है मेरे को सुनना पड़ेगा। आज न्यायालय का निर्णय आया है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपने डिबेट रखी है। और देखिए, दो बड़े नेता, मम्मी रो रो के बेहाल हो चुकी है, मम्मी रो रो के बेहोश हो चुकी थी कि मेरे आतंकवादी कैसे मारे गए, मेरे आतंकवादियों के ऊपर इल्जाम कैसे लगाया गया। आतंकवादी मतलब जिनके रिश्तेदार है। और दूसरी तरफ मम्मी के अलावा अब दूसरी राजनीतिक पार्टी ममता बनर्जी है, उनसे जवाब मांगो तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि आप जवाब में मांगिए क्योंकि मुद्दों का अभाव हो गया आपके पास। तो कैसे भागा जा रहा है इस डिबेट में? अरे जवाब तो मांगेगी ना देश की जनता। मेरे पास टाइम आज बिल्कुल खत्म हो गया है। राजनीति में बंगाल में यह मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा ये तो बंगाल की जनता तय करेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है, बिल्कुल ये बिल्कुल तय है, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन पार्टियों ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, इसे फर्जी बताया था, एमसी शर्मा कैसे मारे गए, फ्रेंडली फायर में मारे गए, पुलिस की गोली से ही मर गए, जो अंदर 2 लोग मरे थे वो आतंकी नहीं थे, उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, या सिर में गोली क्यों लगी थी, आज उन सब की बोलती बंद हो जानी चाहिए। वाकई ये विवाद खत्म होना चाहिए। कोई फेक एनकाउंटर नहीं था, कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार इस पर आप अपनी मोहर लगा दी। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। मौलाना रशीदी आपका भी जजमेंट पढ़ लीजिएगा एक बार, मौलाना साहब चार्जशीट भी पढ़ लीजिएगा, कहेंगे तो भिजवा दूंगा। आशुतोष थैंक यू, ईशानी, राजीव जेटली, साधना भारती, वेदभूषण बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।